हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं सीडीएस एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज है जिसके अंदर हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बेटा क्वेश्चंस के साथ साथ जो है वो आपको इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी जो साइंस है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपने क्या ध्यान देना है कि सीधा आपने क्वेश्चंस जो हैं वो तो सोल्व करने ही हैं, उनके साथ साथ जो है वो आपके पास क्या भी अवेलेबल होगा, इन क्वेश्चंस को करने के तरीके क्या हैं, क्या उनके पीछे कंसेप्ट हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या एलिमिनेशन मेथड्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो आपका जो एग्जाम 21 अप्रैल को होने वाला है, उस एग्जाम के लिए ये डेडिकेटेड सीरीज आपके लिए है। सभी बच्चे जो हैं बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। कोई डाउट अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट को डालेंगे, आपका डाउट जो है वो सोल्व किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के बेटा क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करने शुरू करते हैं। तो सीडीएस 1 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले हम उसके बारे में जो है ना वो बात करते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करनी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, स्क्रीन पे आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है, सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझ रहे होंगे। 3 रेजिस्टेंस जो है वो आपको दे रखे हैं। एक जो रेजिस्टेंस है वो आपको कितना दे रखा है, 11, 22 और 23। ये जो है ये आपको दिए हुए हैं और ये कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने जो काम करना है बेटा वो क्या करना है, यू आर गिवन विद 3 रेजिस्टेंसेस। आपको 3 रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है। एक रेजिस्टेंस जो है बेटा वो 11 ओम आपको दे रखा है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है सर वो हमारे पास कितना है, 22 ओम जो है वो रेजिस्टेंस दे रखा है। फिर जो है रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, एक रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितना दे रखा है, 33 ओम दे रखा है। और आपको जो खास बात कही गई है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सर किस में है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है। और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो बेटा आपको क्या पता है, 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर आप बात करें तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे करके काम जो बेटा वो हमारे पास होता है। ये बातें जो है वो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम जो है वो क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो है वो कुछ इस तरीके से आप निकालते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। तो R1 इज गिवन टू यू एज 11, R2 की वैल्यू बेटा 22 दे रखी है और R3 जो है वो हमारे पास कितना है, 33 हमारे पास। अब इनका एलसीएम जो है, अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो 66 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पे 3 प्लस कितना हो गया, 2 हमारे पास। तो अगर आप बात करेंगे तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो चीजें जो है वो आपने क्या देखनी है, यहाँ पे जो है 11 डिवाइडेड बाई 66, 11 बन जा 6, और 1 बाई 6 जो है वो 1 बाई आर इक्विवेलेंट है। बट आपको तो वैल्यू किसकी चाहिए, आर इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो 6 ओम जो है बेटा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो है ये आपने कन्वेंशनल मेथड, जो हमारी एक लंबी अप्रोच जो है उसके थ्रू आपने ये आंसर जो है ना वो निकाला है कि आर इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर है सर, 6 ओम के बराबर है। बेटा अगर इसको सोल्व ही ना करना हो तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आपने बड़े लंबे मेथड से आपने इस क्वेश्चन को करा है। मान लो एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व हो सकता है। एक बात आपने याद रखनी है बेटा कि आर इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में वो आर स्मॉलेस्ट से, जो छोटा रेजिस्टेंस है ना, उससे भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है। एक रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 11 है, एक 22 है और एक 33 है। तो आर पैरेलल की अगर आप बात करेंगे तो आर पैरेलल जो होगा वो इन तीनों से छोटा होगा, छोटे से भी छोटा होगा। कुल मिला के बात ये है। तो सबसे छोटे वाला कौन है, 11 है। तो आंसर देखो 11 से छोटा कौन है, 11 से छोटा ही की आंसर दे रखा है, विच इज योर 6। तो ये जो बात है वो आपने जो है वो समझनी है कि इस बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो काम जो है वो हमारे पास कुछ कैसे है कि आर इक्विवेलेंट के बारे में आपने बात करी। तो एक जो है वो आपकी लंबी अप्रोच जो है वो आप सब जानते ही हैं कि इस तरीके से आपने काम करना होता है कि आर इक्विवेलेंट जो है पैरेलल का भी पता होता है, सीरीज का भी पता होता है। अगली स्लाइड में हम डिस्कस भी करेंगे और भी चीजें कि इस क्वेश्चन में और क्या कुछ आपसे पूछा जा सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके जो है वो आपको पता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो छोटे से भी छोटा होता है। सबसे छोटा कौन, 11, उससे भी छोटा आंसर क्या आ गया हमारा, 6। बस ये काम जो है वो आपने करना है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो छोटे से छोटे नहीं है, बाकी जो है वो सारे बड़ी वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम चर्चा करते हैं सीरीज में, तो सीरीज में काम जो है बेटा वो क्या होता है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए जब आप बात करते हैं तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो बड़े से भी बड़ा होता है। मान लो इन्हीं को ही किस में करा जाता है, इनको ही किस में कनेक्ट किया जाता, सीरीज में कनेक्ट किया जाता। तो सबसे बड़ा कौन है, 33, 33 से भी बड़ा आंसर आपका आ रहा होता। ठीक है, तो बेसिक सा कंसेप्ट आपने यूज करा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट आंसर जो है ना हमारा आएगा, छोटे से भी छोटा आंसर जो है वो इसके अंदर हमारा आ रहा होता है। ये काम आपने करना है। चलिए बेटा, तो ये जो है इस क्वेश्चन में आपने देखा। इस क्वेश्चन के बाद जो है हमने जो अगला काम करना है उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो हमारे पास कुछ कैसे हैं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है मतलब कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के जाने का एक ही रास्ता होता है। मतलब कि करंट के जाने के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो करंट के जाने का एक ही रास्ता, सिंगल रास्ता होगा। देखो, जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा,
उतना ही करंट यहां से जा रहा होगा। मतलब कि करंट जो है अगर क्या रहता है, सेम रहता है। करंट अगर सेम रहता है तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो है वो कैसे निकाला जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 अप टू आर इक्विवेलेंट, जितने भी हैं सभी को सिंपली सम आपने कर देना होता है। करंट सेम होता है सर हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा वो क्या रहता है, डिफरेंट होता है। और ये जो बातें हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, ये जो काम मैं करवा रहा हूं ये किसके लिए कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अगली अगर मैं बात करता हूं तो बेटा आर इक्विवेलेंट, बड़े से भी बड़ा, आर इक्विवेलेंट जो है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो आर इक्विवेलेंट हमारा होगा, कि आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन आर बिगेस्ट। मतलब जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं तो 11, 22, 33, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 33। तो हमारा जो आंसर होगा वो 33 से भी बड़ा रहेगा। ये काम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अगर एन रेजिस्टेंस हो, एन रेजिस्टेंस मतलब कि सभी रेजिस्टेंस बराबर हो, आर प्लस आर इस तरीके से हो, तो बेटा अकेला होता तो कितना होता, आर। दो होते तो कितना हो जाता, 2R हो जाता। तीन है तो कितना हो जाता, 3R। और अगर एन रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं तो आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज जो है, यहाँ पे भी मुझे सीरीज लिखना चाहिए, और सीरीज के लिए जो ये रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाता है, NR। मतलब एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर होते तो एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए ये जो आंसर है हमारे पास क्या हो जाता है, NR हमारे पास होता है। ठीक है। अब करंट के जाने का सिंगल रास्ता तो क्या कहलाता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और करंट के जाने का अगर क्या हो, मल्टीपल रास्ते हो, जैसे कुछ करंट यहां से आया है तो कुछ करंट यहां निकल गया, कुछ करंट यहां निकल गया, कुछ करंट यहां निकल गया, मतलब कि करंट के जाने के मल्टीपल रास्ते अगर हैं तो कॉम्बिनेशन जो बेटा वो क्या कहलाता है, पैरेलल। और इसमें हम जानते हैं कि 1/R1 1/R2 1/R3। अच्छा, मेन जो बात है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक के अक्रॉस क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक में क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट जो है सर वो हर एक में क्या रहेगा, करंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हर एक में करंट जो है सर वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। I1 I2 I3 इस तरीके से करंट जो है ना वो हमारे पास होता है। फिर अगर मैं बात करता हूं तो काम जो बेटा यहाँ पे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने इस्तेमाल करा कि आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल वाला है वो स्मॉलर होगा किससे, आर स्मॉलेस्ट से। वहां पे जो है बेटा याद करने का छोटा तरीका क्या है, पैरेलल में छोटे से भी छोटा आंसर बनता है, और अगर सीरीज में बात करता हूं तो बड़े से भी बड़ा आंसर हमारे पास आ रहा होता है। छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, सीरीज में बड़े से बड़ा, और अगर मैं पैरेलल में बात करता हूं तो छोटे से छोटा। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास है। सिमिलरली ये 1/R वालों को अगर हम सोल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट अगर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता है, R डिवाइडेड बाई N हमारे पास। ये काम जो है ना बेटा वो हमारे पास होता है। तो ये कुछ बातें जो है वो हमने जानी है। हमने सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं लगाने बेटा, उन क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास जो है वो सारा का सारा डाटा जो है कि भाई एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया और इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है। ये बातें जो है वो आप सभी को पता होनी चाहिए कि करंट अगर सेम है, करंट के जाने का एक ही रास्ता है, तो कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अलग होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो बड़े से भी बड़ा होगा, और अगर एन रेजिस्टेंस बराबर है तो वो क्या हो जाता है, NR हमारे पास है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज है वो आपने क्या करनी है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट जो है वो डिफरेंट मिलेगा, छोटे से भी छोटा, जो भी हमने यूज करा है अभी 2023 वाले क्वेश्चन में जो आपने देखा है उसके अंदर भी यही काम जो है ना वो आपने समझा था। और अगर आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाता है, R डिवाइडेड बाई N। इस तरीके से डाटा जो है बेटा वो हमारे पास है। ये काम जो है वो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो एक छोटी सी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे हाउस होल्ड सर्किट जो है वो किसके अंदर होते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। कि ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाउस होल्ड सर्किट जो है, हमारे घरों की जो वायरिंग हो रखी है, हाउस होल्ड जो सर्किट हमारे हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। इस तरीके से काम जो है वो आपको करना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्या कह रखा है, बेसिक सा सवाल है और इसके भी कंसेप्ट जो है वो हम साथ लेकर चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्या कहता है, गौर करेंगे कि चीजें जो है सर वो हमें क्या कह रखी हैं, RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड द ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक सर्किट्स इज। तो बेटा आंसर जो है वो तो पहले तो आपने ये याद रखना है कि इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में ये जो वैल्यू है, RMS वैल्यू जो है वो कितनी है, 220 है। ठीक है, ये फिक्स होती है। अब इसके अलावा और क्या आपने यहाँ पे समझना है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली तो बात क्या है, ये RMS होता क्या है। तो इस RMS के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर हमारे पास नाम होता है। RMS के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो RMS जो है हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर हमारे पास नाम है। इसके अलावा ही आप इसको जो है वो वर्चुअल वैल्यू नाम दे सकते हैं। ठीक है, वो RMS बोल सकता था या वर्चुअल बोल सकता था, या साथ के साथ जो वो नाम है वो क्या बोल सकता था, इफेक्टिव बोल सकता है।
आरएमएस, वर्चुअल या इफेक्टिव, ये सब नाम जो है वो एक ही है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 220 हमारे पास होती है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो वी आरएमएस, जैसे पोटेंशियल है, पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, वी से, तो वी आरएमएस बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं बात करता हूं तो वी वर्चुअल बोल सकते हैं, या वी जो है वो इफेक्टिव बोल सकते हैं। ये तीनों जो है उसकी क्या होती है, नोटेशन होती है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इंडियन, अगर डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 220 वोल्ट हमारे पास है। अब अगली अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा, मतलब वैसे ही आपने तीन वैल्यूज जो है बेटा वो पकड़नी होती हैं, और इन तीन वैल्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो काम जो है वो हमारे पास कुछ कैसे कैसे है। पहले तो हमारे पास होती है सबसे बेसिक वाली जो होती है वो मीन वैल्यू, या मीन का दूसरा नाम जो बेटा वो आप सभी ने क्या पढ़ रखा होता है, एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो है ना उसके बारे में हमने काम करना होता है। काम जो है वो आपने क्या करना है, एक जो है वो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, दूसरी यही जो आपने पढ़ी है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है, या अगर मैं बात करता हूं तो वर्चुअल वैल्यू कह लो, या नाम जो है वो क्या है, इफेक्टिव वैल्यू। और एक जो है वो हमारे पास होती है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू नाम लिख लो बेटा, या नाम जो है वो आप क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू जो है ना वो आप इसको नाम देते हैं। अब चीजें जो है वो आप लोगों ने करनी क्या है, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे कि मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये क्या होती है। मीन का मतलब क्या है, सभी ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपने जो ली हैं, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन ली है उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से काम करना है। और ये मीन वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये हाफ साइकिल पे मेजर करी जाती है। सर अब ये हाफ साइकिल क्या है बेटा, कोई भी एसी साइकिल है। अच्छा सबसे पहली बात जो है वो हमारे घरों में जो करंट आता है वो कैसा होता है, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना बेटा वो घरों में आता है। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसकी साइकिल जो है वो कैसे जारी होती है, ये जो है ये उसकी क्या है, साइकिल है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीजें हैं वो आप लोगों ने क्या करनी है, ये फुल साइकिल है। और यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, हाफ साइकिल। एचसी का मतलब यहाँ पे क्या है, हाफ साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हाफ साइकिल है, और ये यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या है, फुल साइकिल। तो मीन वैल्यू जो है वो कहाँ पे मेजर करी जाती है, हाफ साइकिल पे मेजर करी जाती है। अगली जो वैल्यू है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मीन या एवरेज वैल्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 2/π ऑफ आई नोट। और ये आई नोट क्या होता है, आई नोट जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। आई नोट जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो है वो हमारे पास 2/π ऑफ आई नोट होता है। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव साइकिल के लिए लिखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव हाफ के लिए, तो ये वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर लिखेंगे बेटा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव का 2/π ऑफ आई नोट हमारे पास। और अगर फुल पे बात करेंगे तो फुल साइकिल पे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू फुल साइकिल पे जो है वो कितनी वैल्यू देती है आपको, 0 होती है, ठीक है। मीन वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 0। ऐसे ही अगर आरएमएस की बात करता हूं तो आरएमएस फुल साइकिल पे काम करता है, और फुल साइकिल पे जब हम इसकी वैल्यू लिख रहे होते हैं तो आई आरएमएस जो है वो हमारे पास क्या होता है, आई नोट बाई √2, या 0.707 जो है ना ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है, 0.707 ऑफ आई नोट हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना बेटा वो आपके पास होता है, ठीक है। फुल साइकिल पे जो मेजर करी जाती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, हाफ साइकिल पे जो मेजर करी जाती है वो मीन वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है। फुल साइकिल पे ये एवरेज वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 0। आरएमएस वैल्यू फुल पे ही मेजर करी जाती है, ये हमारे पास है। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो यहाँ पे ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ तो ये एम्पलीट्यूड जो है या मैक्सिमम जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, आई नोट। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो ये रिलेशन जो है वो आपको एटलीस्ट पता हो कि अगर हम बात करें तो आई आरएमएस। अब देखो इसके बारे में अगर आप बात करना चाहेंगे तो काम जो है वो क्या करना है आपने, कि अगर आप देखना चाहें कि सर हमारे जो घरों में जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो तो कई बार ज्यादा वैल्यू भी शो कर देते हैं, तो बेटा घरों में जो आ रही है वो आरएमएस कितनी है, 220। लेकिन अगर आप उसका पीक बनाना चाहेंगे, अगर आप उसका पीक बनाना चाहते हैं तो पीक जो वैल्यू है वो तो कैसे निकल जाएगी, पीक वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो आई नोट अगर निकालेंगे तो आई नोट किसके बराबर है, √2 इंटू में कितना हो जाएगा, आई आर एम एस। तो ये वैल्यू जो है ये √2 इंटू आई आर एम एस कितना है, 220। तो ये वैल्यू कहां तक जा सकती है, 311 तक जा सकती है। तो जो ये 311 वोल्ट होती, तो 311 वोल्ट जो है हमारे पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 311 होती है, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड ऑन, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। इस काम को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो है बेटा वो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड हमारे पास होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या वर्ड होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है इसके बारे में हमने बात करनी है। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस का नाम क्या बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे पास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखना है, और बांध के रखने के लिए जो एनर्जी है उसको नाम क्या रखा गया है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या मतलब है इस बात का, कि टोटल जो एनर्जी है उसको हर एक न्यूक्लियन में बांटना है आपने। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के। किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल जो है उसके थ्रू हम काम जो है ना वो कर रहे होंगे, कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या मतलब हो गया है इस बात का, इस बात को समझेंगे। मान लो दो फैमिली हमारे पास है,
ठीक है। एक जो फैमिली है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो उसकी जो सैलरी है वो टोटल जो इनकम है वो है 50,000 रुपीज। ठीक है। दूसरी जो फैमिली है उसकी जो इनकम है वो टोटल जो इनकम है वो कितनी है 1 लाख रुपीज। तो आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी जो है वो टोटल इनकम से सर नहीं डिस्कस की जाती है। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इस फैमिली में जो है वो कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, और इस फैमिली में जो है वो कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। तो हर एक के हिस्से में यहाँ पे कितना आ रहा है 25,000 पर मेंबर, इस तरीके से काम है। और यहाँ पे बात करता हूँ तो 20,000 पर मेंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कि हर एक के हिस्से में वहां पे 25,000 रुपया आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो कितना आ रहा है 20,000 रुपये पर बंदा जो है ना वो हमारे पास आ रहा है। तो पर बंदे के हिसाब से जो है सर स्टेबिलिटी जो है ना वो डिस्कस की जाती है। तो वही काम किसका है, ये टोटल एनर्जी है। लेकिन क्या टोटल की टर्म में आप बात करोगे, नहीं करोगे। आप टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड करोगे, हर एक के हिस्से में डिवाइड करोगे। और जितनी ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन है उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस जो हमारा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, सारा जो काम है बेटा वो डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो इसके लिए हमारे पास ना एक छोटा सा ग्राफ होता है, और उस ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन जो है उसका ग्राफ अगर किसके साथ बनाया जाए, मास नंबर के साथ ग्राफ बनाया जाए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन का ग्राफ अगर मैं किसके साथ बनाता हूं, मास नंबर के साथ इस ग्राफ को बनाऊं, तो ये जो ग्राफ है बेटा ये कुछ इस तरीके से हमारे पास चल रहा होता है, ऐसे करके ये ग्राफ होता है। अब ये ग्राफ क्या शो करता है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, Fe आर्यन जो है ना, आयरन जो है वो हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है बेटा वो हाईएस्ट है। मतलब कि Fe जो सब्सटेंस है इसकी जो स्टेबिलिटी है या इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा अगर है तो ये मोस्ट स्टेबल है। मतलब कि अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे जो बेटा वो क्या आ जाता है, यूरेनियम हमारे पास है 235। यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से काम चल रहा होता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या होना चाहेगा, वो हाईली स्टेबल होना चाहेगा। कोई भी जो न्यूक्लियस है वो क्या होना चाहेगा, हाईली स्टेबल होना चाहेगा। तो ये बड़े वाले हैं, ये कितना होता है 56 होता है। 235 से अगर मैं बात करता हूं तो 235 से 56 में जाना है तो टूटना पड़ेगा, और टूटने की प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है बेटा, फीजन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, फीजन। देखो बात जो वो क्या है, अभी जो एनर्जी है वो क्या है, कम, और ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो ये कहां जाना चाहेगा, इस तरफ जाना चाहेगा, उस तरफ जाना है। 235 से कहां जाना है 56 में, तो टूटना पड़ेगा, और टूटना पड़ेगा तो वो क्या वर्ड है, फीजन वर्ड है। इसी तरीके से इसके पास 1 है, या मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं तो 12 है। अब 12 से कहां जाना है 56 में जाना है, तो किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो है इसका नाम क्या है, फ्यूजन नाम होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स हैविंग लोअर वैल्यूज ऑफ मास नंबर अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, और जिनका मास नंबर बेटा ज्यादा होता है वो किस प्रोसेस के अंदर जाते हैं, फ्यूजन के अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो इस कैटेगरी में, तो वो क्या शो करेंगे, फ्यूजन शो करेंगे। यूरेनियम जो है, यूरेनियम इस कैटेगरी में है तो वो क्या शो करेंगे, फ्यूजन शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और किसी सब्सटेंस के लिए भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हाइड्रोजन और यूरेनियम, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा है सारा का सारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है आपने क्या करना है, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स आर। तो बेटा ये आपने जो है पढ़ रखी है कि वेव्स जो है वो हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। एक जो है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, और एक जो है वो हमारे पास कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और दूसरे वाली जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो साउंड वेव्स जो है वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और लाइट वेव्स जो है बेटा वो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। अगली एक बात और कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो बेटा इनको बोला जाता है मैकेनिकल इन नेचर। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, दीज वेव्स रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इनको जो है वो किसकी आवश्यकता है, मीडियम की आवश्यकता होगी, किसके लिए, चलने के लिए। और लाइट वेव्स जो है बेटा वो कैसी होती हैं, नॉन मैकेनिकल नेचर की होती हैं, मतलब कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो ये जो साउंड वेव्स हैं वो कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और लाइट वेव्स जो हैं वो कैसी हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि साउंड वेव्स जो हैं, और भी पूछा जा सकता है कौन मैकेनिकल है कौन नॉन मैकेनिकल है, तो इस तरीके का काम जो है ना वो आपने करना है। ये जो है यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में बताया गया बेटा। तो ये जो है ये यहाँ पे देखो, ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के फॉर्मेट में चलती हैं। कंप्रेशन का मतलब गैप जो है पार्टिकल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कंप्रेशन के और रेयरफेक्शन के फॉर्मेट में जो चलती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अगली जो बात है बेटा, जो क्रस्ट और ट्रफ, ये ऊपर वाला जो हिस्सा ये क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। नीचे वाला जो है सर वो हमारे पास क्या है, ट्रफ कहलाता है। क्रस्ट और ट्रफ जो है इसके फॉर्मेट में चलती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, अगली जो बात है बेटा, इनको मीडियम की जरूरत है, तो ये मीडियम की डेंसिटी से प्रभावित होती है। मतलब कि ये जो है डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है, ये जो है ये डिपेंडेंट नहीं होती है। ये बातें आपने पढ़ रखी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है, कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल जो स्पीड है बेटा वो आपको क्या दे रखी है, इनिशियल जो स्पीड है सर, इनिशियल स्पीड इज डिनोटेड बाय लेटर यू।
और जो कि किसके बराबर है, 12 मीटर पर सेकंड के बराबर है। आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से क्या होता है, स्पीड डिक्रीज करती है, तो डी एक्सेलरेशन होती है, और क्योंकि डी एक्सेलरेशन है तो सर वर्ड जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कितनी डी एक्सेलरेशन उसके अंदर बताई गई है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। माइनस का मतलब क्या है, स्पीड जो है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ये काम जो है ना वो हो रहा होगा। अब अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है उसके बारे में देखते हैं। किसको टाइम लगा, कितना टाइम लगता है, इसको 2 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। ये रुकने के लिए 2 सेकंड का टाइम जो है ना वो ले रही है। डिस्टेंस जो है ना वो आपने बताना है। तो बेटा ये जो है ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन जो है, मतलब कि जिनके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से समझना है आपने कि एक्सेलरेशन अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो उनके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं। एक इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगली जो इक्वेशन है सर वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक इक्वेशन है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 जो है वो हमारे पास इक्वेशन होती हैं जिनमें एक्सेलरेशन जो है सर वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आपको जो बताना है, देखो गिवन क्या है, यू ए टी, तो ये वाले जो पार्ट है वो आपको दे रखे हैं। एस जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। इनमें से कुछ भी पार्ट जो है वो आपको दे रखा होगा उसके अनुसार काम करना है। तो एस जो है बेटा वो किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे करके काम आपने करना है। ऐसा आप बताना चाहते हैं, यू की जगह 12 है, ए की जगह 2, ये वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे कि यू की वैल्यू जो है वो 12 है, टी की जगह जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 2, प्लस हाफ ए की जगह कितना है -6, और टाइम की जगह कितना है 2 का स्क्वायर हमारे पास है। ये वैल्यूज आपने पुट कर ली, तो 2 से ये वैल्यू जो है वो 3 पे कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो गया 24 माइनस 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हमारे पास। तो 24 में से 12 को माइनस करा तो आंसर जो बेटा कितना आ जाएगा 12 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हमने काम जो है वो क्या करना है, यू आर गिवन विद इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है। तो आपका पर्पस था एस निकालना, तो आपने एस जो है बेटा वो निकाल दिया कि एस जो है वो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये काम जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा। बेसिक इक्वेशंस हैं। कोई और पैरामीटर्स दे रखे होते तो आप इक्वेशन नंबर 1 या 3 का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो हमने करना है। ये जो है एक तरीका जो है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी गई है कि भाई काम जो है वो क्या हो रहा होगा कि वेलोसिटी जो है वो इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड है। अब हो क्या रहा है, जब आपने ब्रेक लगाए हैं तो उस टाइम पे आपका अपोजिंग फोर्स जो है बेटा वो पिक्चर में आ जाता है, और अपोजिंग फोर्स अगर पिक्चर में आ जाता है तो आपको एक्सेलरेशन यूज जो है वो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के तौर पे करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनेंगे ध्यान से कि यहाँ पे जो काम है बेटा वो आपने क्या करना होता है। सारे बच्चे गौर करेंगे कि जो इंसान है वो बोल रहा होता है किसी भी बिल्डिंग के सामने या क्लिफ के सामने अगर बोल रहे हैं तो उनकी जो आवाज है वो उनको दोबारा से सुनाई पड़ती है, जिसको हम जो है वो एको फॉर्मेशन जो है ना वो कहते हैं। अब काम जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बेटा काम हुआ क्या है, एको के लिए अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना है डी। तो एक बार जानते हुए डी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, एक बार आते हुए डिस्टेंस डी ट्रेवल हुआ है, और डी अगर हम टोटल कंबाइन कर देते हैं तो डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाता है, ये 2D डिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है कि स्पीड जो है साउंड की वो कितनी दे रखी है 340 दे रखी है। आवाज जो सुनी है वो कितनी सुनाई पड़ी है 5 सेकंड के बाद सुनाई पड़ी है। ठीक है जी, तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पार्ट में थोड़ा सा दिखाया भी गया है कि वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है आपने क्या करनी है कि चीजें जो है हमारे पास कुछ कैसे हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है सर वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, लेकिन डिस्टेंस बेटा यहाँ पे डी नहीं है, डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कितना है 2D, क्योंकि एक बार आवाज जानते हुए और एक बार दोबारा आते हुए, तो 2D बाई टी है। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो वी टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी। वी 340 गिवन है, टाइम जो है वो 5 लगा है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है डी। तो 2 से ये वैल्यू 170 पे कैंसिल हो जाएगी और आंसर जो है वो 850 मीटर हमारे पास, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक सा सवाल था, बहुत ही बेसिक काम जो हम कर रहे हैं। 2023 CDS 1 के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं बेटा उनके बारे में डिस्कशन जो है ना वो हम कर रहे हैं। कोई भी बच्चा कहीं पे भी डाउट अगर महसूस कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकता है। अगला जो काम है बेटा वो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोफोन एंड द स्पीकर। बेटा ये जो सारे के सारे जो डिवाइस हैं जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड जो टर्म जो है वो यूज करी जाती है, और वो जो वर्ड है वो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसड्यूसर एक वर्ड होता है, और ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो अभी जो है यहाँ पे माइक्रोफोन जो है वो लगा हुआ है जो मेरे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। आपकी तरफ जो है वो स्पीकर सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, दोबारा साउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो डिवाइस जो
ये एनर्जी कन्वर्जन में आपकी मदद कर रहा है, वो क्या है, ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मेरी तरफ मतलब कि जो माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या करेगा, मेरी साउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। आपकी तरफ क्या हो रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो किसकी में कन्वर्ट हो जाएंगे, साउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो किसकी हेल्प से होंगे, यहाँ पे जो डिवाइस है वो क्या है, स्पीकर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो डिवाइस है सर, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोफोन हमारे पास है। तो माइक्रोफोन जो है वो साउंड सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और अगर मैं स्पीकर के बारे में बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा साउंड में कन्वर्ट करता है आपका स्पीकर। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो हमारे पास है। यहाँ पे जो काम है वो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश, कि जो हमारी ये साउंड है, यहाँ पे मैंने बताया ट्रांसड्यूसर टाइप से एक सिस्टम जो है वो लगा होता है। तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, ये क्या करेगी, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काफी वीक होते हैं, ट्रैवल करने के लिए हम जो है बीच में क्या लगा रहे होते हैं, एम्पलीफायर सिस्टम होता है, एम्पलीफायर बूस्टअप कर देता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या बताया है, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, दूसरे में। और अगर मैं बात करता हूं तो टू सिग्नल को आपने बूस्टअप करना है, तो सिग्नल को बूस्टअप करने के लिए हमारे पास क्या लगे होते हैं, एम्पलीफायर सिस्टम होता है। और यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या है, स्पीकर है, जो साउंड को क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं। तो पहले जो है वो हमारे पास क्या थी, साउंड थी, उनका यहाँ पे क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनको बूस्टअप कर दिया गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे और उनको दोबारा से जो है वो साउंड में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरीके से काम जो है ना बेटा वो हमारे पास है। ये चीजें जो हैं वो आपको पता है, इसके अनुसार काम जो है वो आप लोगों ने करना था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, जिसमें पावर जो है वो दे रखी है। सर हमें कैसे पता कि ये पावर है, बेटा वोट, डब्ल्यू जो लगा हुआ है, वोट जो यूनिट है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रिकल पावर की होती है। तो पावर की बारे में अगर मैं बात करता हूँ, पावर जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 100 वोट जो है वो आपके पास पावर है। एक दिन में 10 घंटे जो है वो आप यूज करते हैं, तो टाइम जो है बेटा वो कितना हो गया, 10 आवर्स पर डे। ठीक है, एक दिन में अगर मैं बात करता हूं तो एक दिन में जो है वो हम 10 घंटे जो है वो यूज कर रहे हैं। और आपने दिन कितने यूज करने हैं उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 3 डेज के लिए आपने काम करना है। तो 3 डेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो 3 डेज जो है वो टोटल टाइम के बारे में बात करूं तो 3 इंटू टी हो जाएगा, टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 30 आवर्स जो है ना वो हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यूनिट जो है वो हमने बतानी है, यूनिट क्या है, किलो वोट आवर। तो आवर तो ठीक है, ये वोट ठीक नहीं है, तो इसको किलो वोट में कन्वर्ट करना है। तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 1/10, और ये आंसर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वोट। क्योंकि आपने जो काम करना है उसके अनुसार अगर आप चीजें लेकर चलें तो पावर जो है वो कितनी है, 10 वोट है, वोट को आपने किलो वोट में कन्वर्ट करना है। अब एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू में टाइम हमारे पास है। पावर की बात करता हूं तो 1/10, टाइम जो है सर वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये आंसर जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 किलो वोट आवर। और 3 किलो वोट आवर, किलो वोट आवर जो है बेटा उसी को क्या कह दिया जाता है, यूनिट कह दिया जाता है। ठीक है, ये काम जो है आपने करना है कि 3 यूनिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो कई बार एक कन्वर्जन आ जाता है बेटा कि 1 किलो वोट आवर जो है वो कितने जूल के बराबर है। इसको अगर आपने सोल्व करना, हाउ मच जूल्स आर देयर इन 1 किलो वोट आवर, इसके बारे में अगर बात करनी है तो इस 1 किलो वोट आवर को लिखूं तो 1 किलो वोट इंटू में क्या लिखूं, 1 आवर में इसको लिख सकता हूं, 1 किलो वोट। इसके बारे में अगर मैं बात कर, 1 किलो वोट आवर है तो 1 किलो वोट इंटू 1 आवर हो गया। इसको लिखना चाहेंगे तो ये 1000 वोट हो जाएगा। एक आवर जो है वो 3600 सेकंड होता है बेटा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 10⁻⁶ वोट सेकंड। और वोट सेकंड को हम क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। ये काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद जो काम है बेटा वो अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किसके, ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं कि पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन टू यू एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सही बात है सर। आपने जो है पावर ऑफ लेंस जो है वो बतानी है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो आपको गिवन है। अब अगली अगर मैं बात करता हूँ तो फोकल लेंथ जो है बेटा वो हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, पावर जो है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा पावर निकालने के लिए या कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है ज्यादातर हम एसआई यूनिट में ही जाते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो आंसर जो वो कितना बन जाएगा, 1/10 मीटर हमारे पास। ये काम जो है ना वो आपके पास होगा। तो पावर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, एंड दिस फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। ये फोकल लेंथ जो है वो आपने किस में लेके चलनी है, मीटर में लेके चलनी है, तभी आप डायोप्टर में आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो काम जो बेटा वो क्या हो गया, 1 बाई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की जगह कितना है, 1/10 है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को ही बेटा हम क्या कह देते हैं, डायोप्टर कह देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि पावर जो लेंस की है वो पावर जो है वो किसके बराबर है, 10 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस जो है इस तरीके से है। और डाटा अगर हम देखना चाहें तो कई बार ये पूछ लिया जाता है पावर पॉजिटिव किसकी है, नेगेटिव किसकी है। तो उसके लिए एक ही बात याद रखनी है बेटा कि कन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, कन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। और क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर मैं बात करता हूं कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस जो है
उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो उसकी पावर भी जो है सर वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है। ये कन्वेक्स लेंस है, ये अभी नॉर्मली जो ये कैसे नेचर का होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर का अगर ये हमारे पास है, नॉर्मली ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ज्यादातर कंडीशंस में ये कन्वर्जिंग ही होता है। हालांकि वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, वो बाद की बात है, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जाने कि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है और ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और अगर आप डिस्टेंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है। और क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी बताई गई, इसकी पॉजिटिव बताई गई है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके आपको समझाया भी गया कि ये 20 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तब आंसर किस में आ जाएगा, डायोमीटर में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये डाइवर्जिंग है, फोकल लेंथ अपोजिट साइड मेजर हो रही है, तो ये कैसी रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका आंसर जो है बेटा वो किस में आएगा, नेगेटिव पावर में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने क्या देखना है कि जो सेंटीमीटर का डाटा है उसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा और तब आप काम जो है वो आगे कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो आपने क्या करना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा काम जो है ना, कोई भी जो ग्राफ है उसके बारे में बेसिक नॉलेज जो है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है आपने क्या कुछ करनी है उनके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो हमारा जो डाटा है वो कुछ किस तरीके से चल रहा होता है कि कोई भी जो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ अगर आप प्लॉट कर रहे होते हैं तो उसके पास दो चीजें हैं। एक जो काम है सर वो एक्स एक्सिस है और दूसरा जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और इनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो दो काम आपने करने होते हैं। किसी भी ग्राफ के पास दो चीजें हैं, एक स्लोप होता है और एक उसका क्या होता है, एरिया होता है। कोई भी ग्राफ जो बनाया गया है वो इन्हीं दोनों बातों के लिए बनाया गया है कि एक उसका स्लोप होता है और एक उसका क्या होता है, एरिया होता है। तो मान लो कोई भी जो ग्राफ है वो मैंने ऐसे खींच दिया है। अभी अपने वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, इसको करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्लोप के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई बाई एक्स। एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो वो नाम जो है वो हमारे पास क्या है, वाई इंटू एक्स हमारे पास होता है। तो अगर आपसे स्लोप पूछा है तो आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करेंगे, और अगर आपसे एरिया पूछा है तो आप क्या बताएंगे, वाई इंटू में एक्स कर रहे होंगे। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। तो अगर मैं चर्चा करता हूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है, आपको तो एरिया की बात करनी है। वाई एक्सिस पे क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी बोला हुआ है। एक्स एक्सिस पे क्या बोला हुआ है, टाइम बोला हुआ है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है कि डाटा जो है एरिया बताना है तो वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स पे क्या दे रखा है, टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम जो है बेटा वो आप जानते ही हैं वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो है वो हमें बताएगा, कौन बताएगा, वेलोसिटी वर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड वर्ड है तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर। स्पीड स्केलर है तो डिस्टेंस भी कैसा हो जाता है, स्केलर हमारे पास। ये जो है बेटा ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे CDS 1 2023 के। ठीक है, ये फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराए हैं। टॉपिक के साथ साथ हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ली हैं सारी की सारी। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू बेटा।